नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तान और भारत में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत की तीनों सेनाएं और पाकिस्तान की तीनों सेनाएं अपनी तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ इंडियन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, एक तरफ इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी, तीनों ही आमने सामने हैं। आज के सेशन में हम भारतीय जो नौसेना है, इंडियन नेवी, उसकी ताकत को समझेंगे कि इंडियन नेवी कितनी स्ट्रांग है और पाकिस्तान उसके सामने कहां ठहरता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो देखिए 1971 का आप सभी को याद होगा और पाकिस्तान भी इसको नहीं भुला पाएगा। 1971 में जो भारत ने पाकिस्तान पर फतेह की थी, जिसमें बांग्लादेश को अलग किया गया था, उसमें इंडियन नेवी की बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि उस समय इंडियन नेवी इतनी ज्यादा अपनी क्षमताएं नहीं रखती थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और उस समय पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका ने 7वें बेड़े को उनका जो 7th फ्लीट था उसको समुद्र में उतार दिया था। लेकिन भारत का एक अजीज मित्र यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, जिसको आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, उसने भी भारत की मदद की और अपना एक स्क्वाड्रन, 14th स्क्वाड्रन जिसको कहते हैं, जिसमें बाल्टिक फ्लीट और पैसिफिक फ्लीट वगैरह सब कुछ शामिल थे, जो अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत था, उसको भारत की मदद के लिए भेजा था। और अमेरिकी जो 7th फ्लीट है उसको पीछे हटना पड़ा और भारत ने समुद्र में पाकिस्तान को बुरी तरह से हताहत किया और पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आज की हम बात करें तो आज इंडियन नेवी किसी पर डिपेंड नहीं है। आज इंडियन नेवी इतनी ताकतवर हो चुकी है और हर तरह की जो तकनीक है, हर तरह के जितने भी प्रकार के वॉरशिप हैं, सबमरीन्स हैं, डेस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, ये सारी जितनी भी तकनीकें जो समुद्र में होनी चाहिए वो भारत ने प्राप्त कर ली है और स्वदेशी तकनीक से विकसित की है। इसमें हालांकि यूएसएसआर का काफी सहयोग रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे मित्र देश, उनसे भी हमने सहायता ली है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं को समझेंगे कि पाकिस्तान की जो नेवी है इंडियन नेवी के सामने कहां ठहरती है, कहां टिकती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि दुनिया के जो तमाम देश हैं उनकी सेनाएं किस रैंकिंग पर आती हैं। अगर हम 2025 में ग्लोबल फायर इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसको अगर हम देखें नेवी के लिहाज से, तो भारत जो है इसमें 6वें स्थान पर आता है। यानी पूरी दुनिया में भारत का स्थान 6वां है, जबकि पाकिस्तान का स्थान 27वां है। 6वें स्थान पर, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत से 5 ही देश आगे हैं। 6वें स्थान पर भारत की नौसेना आती है। पाकिस्तान यहां पर 27वें स्थान पर आता है और पाकिस्तान की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि म्यांमार जैसे देश जो हैं वो भी इंडिया नेवी के मामले में पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत हैं। तो पाकिस्तान की नेवी इंडिया के सामने कहां ठहर पाती है, कैसे टिक पाएगी, इसी से एक अनुमान लगा सकते हैं और विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। भारत की नौसेना जो है उसके पास में जो सैनिक है, हमारे पास में 1,42,251 है और हमारे पास में लगभग 150 वॉरशिप हैं, सबमरीन्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास में अगर हम देखें अगुस्ता 90B पनडुब्बी है, तारिक क्लास के विध्वंसक डेस्ट्रॉयर हैं और जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट हैं। इन सभी की कितनी परफॉर्मेंस हो सकती है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, टॉप 10 कंट्रीज जो नेवी के क्षेत्र में आती हैं, उन सभी में भारत का जो स्थान है वो 6वां है। भारत से पहले चाइना, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, इंडोनेशिया और स्वीडन, ये 5 देश हैं। उसके बाद 6वें नंबर पर इंडिया आता है और इसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, 27वें स्थान पर। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसी टर्म्स जो हैं उन सभी को हम समझेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह ये सब क्या होते हैं, नेवी के पास में कौन कौन से संसाधन होते हैं, उन सभी को तकनीकी रूप से हम समझेंगे और सरल से सरल भाषा में आपको ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर भारतीय नौसेना और पाकिस्तान की नौसेना आमने सामने रहकर युद्ध लड़ती है तो भारतीय नौसेना किस तरीके से
उस पर बढ़त हासिल करेगी। यहां पर देखिए दोस्तों, भारत जो है, अगर हम कुल फ्लीट की बात करें, टोटल फ्लीट जो है वो भारत के पास में 295 है, जबकि पाकिस्तान के पास में कितने हैं? 114। फ्लीट का मतलब होता है बेड़े, यानी इसमें जो जब ये वॉरशिप होते हैं, युद्धपोत होते हैं, जब चलते हैं तो उनके साथ जो और दूसरी एसेसरीज वगैरह होती है वो सब मिलाकर एक बेड़ा बनता है, ठीक है, फ्लीट बनता है। तो भारत के पास में 295 है और पाकिस्तान के पास में 114 है। इसके बाद ये जो फ्लीट है, इनमें जो मेन चीजें हैं वो क्या है? सबसे बड़े जो जहाज होते हैं, सबसे बड़े जो वॉरशिप होते हैं, युद्धपोत, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि भारत के पास में 2 हैं और पाकिस्तान के पास में 0। ये मान के चलिए कि समुद्र की सबसे बड़ी ताकत है किसी भी देश के पास में। अगर नेवी में हम बात करें, समुद्र में हम बात करें, तो सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। भारत के पास में 2 है, पाकिस्तान के पास कितने हैं? 0। सबमरीन यानी पनडुब्बी, जो पानी की सतह पर और पानी की सतह के नीचे दोनों तरह कार्य कर सकती हैं। भारत के पास में 18 और पाकिस्तान के पास में 9 है। डेस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक युद्धपोत जो होते हैं, डेस्ट्रॉयर वॉरशिप, भारत के पास 11 है, पाकिस्तान के पास 2 है। फ्रिगेट्स की बात करें 12, यहां 6, और कॉर्वेट्स की बात करें यहां 19, भारत में 19 है, यहां पर कितने हैं? 2। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। पाकिस्तान समुद्र में कहीं ठहर ही नहीं पाएगा। अगर भारतीय नौसेना अपनी पूरी शक्ति छोड़िए, अगर 25% शक्ति से भी उस पर हमला करती है ना, तो पाकिस्तान समुद्री लहरों में कहां गायब हो जाएगा, ये समझ ही नहीं आएगा पाकिस्तान को। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप। नाम से ही पता चल रहा है विमान वाहक पोत, यानी एक पोत है, यानी एक क्या है? जहाज है, समुद्र पानी में चलने वाला। लेकिन कैसा जहाज है? विमान वाहक, यानी जिस पर एयरक्राफ्ट क्या कर सकते हैं? खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। समुद्र में जो भी जितने भी प्रकार के शिप होते हैं और जो युद्ध में काम आते हैं, उनको कहते हैं हम वॉरशिप। और वॉरशिप में जो सबसे बड़े आकार के विशालकाय होते हैं, जिन पर सारी सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नेवी उस पर तैनात हो सकती है। बहुत सारे हथियार यानी मिसाइल्स भी तैनात होंगी, पनडुब्बियां भी होंगी। और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि इस पर लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। लड़ाकू विमान तैनात करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको रनवे की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो उसको हवाई पट्टी चाहिए होती है। तो ये आप सोचिए, वार्षिक इतना बड़ा है कि इस पर खुद की हवाई पट्टी होती है, यानी इसका खुद का क्या होता है? रनवे होता है। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 हैं। कितने हैं? 2। और पाकिस्तान के पास 0 है। पाकिस्तान के पास 0 है और यही भारत की सबसे बड़ी बढ़त है। ये भारत की सबसे बड़ी बढ़त है कि भारत के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विमान वाहक पोत हैं, अगर हम पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा है उसके आसपास इनको ले जाकर खड़ा कर देते हैं, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान समुद्र से बहुत लंबा चौड़ा व्यापार करता है, ट्रेड करता है, वो सब रुक जाएगा। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आप हमला करने की बात तो बात की है, केवल रोकने से ही सब कुछ पाकिस्तान तिलमिला जाएगा। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इनकी कहानी आपको हम बता देते हैं। पहला है आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसे हमने रूस से आयात किया था। रूस में इसे एडमिरल वॉस्को के नाम से जाना जाता है। लगभग 235 अरब डॉलर में भारत ने इसको खरीदा है। किससे खरीदा है? रसिया से। सोवियत संघ रूस से पहले डील बहुत पहले हो चुकी थी। बाद में इसकी डिलीवरी जो है पाकिस्तान के लिए हुई है, भारत के लिए डिलीवरी हुई है 2014 में। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पर नवीनतम देखिए कोमो 31 हेलीकॉप्टर्स हैं, कोमो 24 पनडुब्बी सबमरीन्स हैं, ठीक है, और समुद्री निगरानी वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सब इसके ऊपर तैनात हैं। समुद्र में आप देखिए कि भारत की जो सीमा है, उससे अगर हम हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, तो भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े हैं, इन पर इतने संसाधन हैं कि इनको स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये महीनों तक यहीं पर रहकर पाकिस्तान पर
युद्ध कर सकते हैं, यहीं से युद्ध लड़ सकते हैं। आप सोचिए इस युद्धपोत का जो वजन है वो लगभग 40,000 से 45,000 टन के आसपास होता है। इसकी सैनिक क्षमता 10,000 है, यानी 10,000 सैनिक इस पर तैनात हो सकते हैं। माना जाता है कि एक फुटबॉल के मैदान से भी ये आकार में काफी बड़े होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत। देखिए आईएनएस विक्रांत जो है एक्चुअल में 1957 में हमने यूनाइटेड किंगडम यानी जो इंग्लैंड है उससे हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर आयात किया था जिसका नाम था एचएमएस हरक्यूलिस। एचएमएस हरक्यूलिस जो है ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमने आयात किया था, क्योंकि उस समय हमारे पास में ये तकनीक नहीं थी। बाद में ये 1997 में ये डिकमीशन हो गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये घोषणा की कि आईएनएस जो एचएमएस हरक्यूलिस जिसका हमने नाम बदलकर आईएनएस विक्रांत कर दिया था कि आईएनएस विक्रांत को अब हम स्वदेशी तकनीक से बनाएंगे, और भारत ने इसे स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर लिया। 2009 में इसके लिए मंजूरी मिली थी। 2022 में इसे पूर्णतः बनाकर भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया, यानी अब ये भारतीय सेना में कार्यरत है और कार्य कर रहा है। ठीक है, 76% लगभग इसकी जो तकनीक है वो भारत में ही विकसित की गई है, यानी इसके जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सब भारत में डेवलप किए गए हैं। इसमें लगभग कहा जाता है कि 500 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें अपना सहयोग दिया है। डीआरडीओ के निर्देशन में ये सारा कुछ कार्य किया गया, और डीआरडीओ की सहायक जितनी भी कंपनी है, जितनी भी संस्थान है, उन सभी ने इसको मिलकर बनाया है। कुछ चीजें हमने यहाँ पर जैसे कि इंजन है, एडवांस रडार सिस्टम, ये विदेशी सहायता से भी डेवलप किए हैं। आईएनएस विक्रांत की बात करें हम, आईएनएस विक्रांत इसलिए बहुत ज्यादा घातक है कि आईएनएस विक्रांत का आकार लगभग आईएनएस विक्रमादित्य लगभग दोनों सेम ही है, यानी दोनों का आकार लगभग सेम ही है। इसकी सैनिक क्षमता भी लगभग 10,000 के आसपास है। इस पर हमने हमारी जो सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस है, K-15 मिसाइल है, K-4 मिसाइल है। देखिए K-15 की लगभग रेंज है 750 किलोमीटर और K-4 की रेंज है लगभग 3,500 किलोमीटर, यानी हम 3,500 किलोमीटर से भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, और इसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है किसी भी प्रकार का। इस पर एयर टू एयर स्ट्राइक रेंज वाली अस्त्र मिसाइल भी तैनात है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान इस पर तैनात किए गए हैं, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। ठीक है, भारत ये तकनीक प्राप्त करने वाला दुनिया का 7वां देश है, यानी खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जो तकनीक है वो भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और इटली के बाद भारत 7वां देश है जिसने ये तकनीक प्राप्त की है। पाकिस्तान के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबमरीन की। सबमरीन जो आपके वॉरशिप होते हैं, युद्धपोत, वो और भी हैं, उन पर मैं अभी चर्चा करूंगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद डेस्ट्रॉयर आते हैं, फ्रिगेट्स आते हैं, कॉर्वेट्स आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पनडुब्बी यानी सबमरीन्स की बात करते हैं। दोस्तों पनडुब्बी जो है वो एक प्रकार के ऐसे व्हीकल है, एक वाहन है जो समुद्र में लंबे समय तक रह सकते हैं। और ये व्हीकल, इनकी जो खास बात होती है वो ये है कि ये समुद्र की सतह के नीचे यानी पानी की सतह के न्यूचे चलते हैं, पानी की सतह के नीचे रहते हैं, और दुश्मन इनकी लोकेशन का पता आसानी से नहीं कर पाता है। इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। एक होती है न्यूक्लियर सपोर्ट सबमरीन होती है, ठीक है, और दूसरी होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होती है उनको डीजल इलेक्ट्रिक जो फ्यूल है उससे चलाया जाता है, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन जो है उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं और वो खुद एनर्जी जनरेट करते हैं और वो लंबे समय तक नाभिकीय ईंधन से संचालित होकर पानी की सतह के नीचे लंबे समय तक रह सकते हैं। अब उनमें भी ये है कि परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल उन पर तैनात हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके हिसाब से इनको न्यूक्लियर सबमरीन भी कहा जाता है। अगर हम पहले सबमरीन की बात करें, सबमरीन भारत के पास में 18 है, टोटल 18, जबकि पाकिस्तान के पास में टोटल इनकी संख्या कितनी है? 8। लेकिन यहां पर भारत जो है इसलिए बढ़त में है कि भारत के पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और वो भारत ने खुद ने बनाई है, भारत ने खुद ने विकसित की है। 2016 में आईएनएस अरिहंत सबमरीन को कमीशन किया गया था, ठीक है। 2018 में इस सबमरीन को ऑपरेशन में भी लगा दिया गया, यानी ये अब पूरी तरह से कमीशन है, यानी भारत इंडियन नेवी के लिए क्या कर रही है? सेवाएं दे रही है।
ये सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल दागने में सक्षम है। न्यूक्लियर मिसाइल दागने में अगर कोई पनडुब्बी सक्षम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा घातक है। पानी की सतह के नीचे रहकर उसकी लोकेशन का पता चलेगा नहीं और वहीं से वो दुश्मन पर परमाणु हथियार गिरा सकती है मिसाइल की सहायता से। समझिए, तो इस स्थिति में भारत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। आईएनएस अरिहंत की हम बात करें तो इस पर हमने K-15 BO-5 शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात की है और अब हमने इस पर K-4 बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि हमने किस पर लगाई थी, आईएनएस विक्रांत पर, वो भी इस पर तैनात कर दी है। लगभग 6000 टन वजन वाली ये सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन, और ये पानी के अंदर और पानी की सतह से न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती है। ये इसकी स्ट्रेंथ है। भारत की जो सबमरीन्स हैं उनकी आप एक लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हम अरिहंत क्लास की बात करें तो अरिहंत क्लास में 3 पनडुब्बियां बन चुकी हैं, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, आईएनएस अरिघवान। ये जो पनडुब्बियां हैं 6000 टन वाली वही सेम कैटेगरी है जो अरिहंत क्लास में आती है और ये सब जो है कमीशन हो चुके हैं, यानी भारतीय सेना के पास है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिनमें डीजल इलेक्ट्रिक फ्यूल का उपयोग किया जाता है, इसमें एक कलवरी क्लास है। कलवरी क्लास में ये सारी पनडुब्बियां आती है, 6 पनडुब्बी, आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और वागसीर। ये सब पनडुब्बी भी इंडियन नेवी की शोभा बढ़ा रही है, इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ा रही है। 1775 टन के आसपास इनका वजन है। इनकी जो टेक्निक है वो कहां से प्रेरित है? फ्रांस से। फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इनको बनाया है। इधर जर्मनी और इंडिया के सहयोग से हमने शिशुमार क्लास की पनडुब्बी बनाई है, आईएनएस शिशुमार, संकोच, साल्की और संकुल, ये सब। और एक है सिंधु घोष। सिंधु घोष जो है सोवियत यूनियन, रसिया, इनसे मिलकर हमने क्या किया है, सोवियत यानी रूस जो है उसकी सहायता से हमने इसको बनाया है, डेवलप किया है। तो पनडुब्बियों की एक लंबी लिस्ट है भारत के पास में और ये पनडुब्बियां देखिए पानी की सतह के नीचे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा घातक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसमें हमारे आमने सामने कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान को ये पता है कि समुद्र में उसकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है और पाकिस्तान का एक हिस्सा समुद्र से पूरा लगा हुआ है और वहां से अगर भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान का एक बॉर्डर जो है, समुद्री सीमा जो है वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करें, देखिए विध्वंसक युद्धपोत सॉरी, जो मैंने आपको एयरक्राफ्ट कैरियर बताए थे शुरुआत में। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी ऐसे युद्धपोत जिन पर हमने रनवे था, जिस पर हम लड़ाकू विमान तैनात कर सकते थे, उसी की तरह ऑलमोस्ट विध्वंसक होते हैं, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से आकार में छोटे होते हैं। बस इनका मेन डिफरेंस ये होता है कि इन पर लड़ाकू विमान तैनात नहीं हो सकते, यानी इन पर खुद का रनवे नहीं होता है, लेकिन ये भी आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनकी तुलना में, एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में छोटे होने के कारण इनकी स्पीड ज्यादा होती है। ये ज्यादा गतिशील होते हैं, तेजी से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और ये किसी भी बड़े फ्लीट को, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, उनकी सहायता के लिए उनके साथ साथ क्या करते हैं, चलाए जा सकते हैं। इन पर सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, इन पर तोप तैनात की जा सकती है, पनडुब्बी रोधी यानी एंटी सबमरीन हथियारों को इन पर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तेजी से मुड़ने में और अधिक गति से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। भारत की बात करें हम तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आईएनएस सूरत का नाम काफी चर्चा में था। यहां से हमने एक मिसाइल का क्या किया था, टेस्ट किया था, एक मिसाइल का टेस्ट किया था जिससे पाकिस्तान जो है हिल गया था और पाकिस्तान ने उसके एवज में ये कहा कि हम भी अब यहां से क्या करेंगे, एक परीक्षण करेंगे। ठीक है, कर लीजिए भाई, जितना कर सकते हैं। हमारा जो काम है वो रेगुलर एक शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत के पास में डेस्ट्रॉयर कौन कौन से हैं। डेस्ट्रॉयर की जो मेन क्लास है, देखिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट 15, फिर उसका एक एडवांस वर्जन आया प्रोजेक्ट 15A, फिर उसका एक जो वर्जन आया वो आया प्रोजेक्ट 15B, यानी 3 प्रोजेक्ट हैं 15 के तहत, 15, 15A, 15B। जो लेटेस्ट है 15B, उसके तहत हमने विशाखापट्टनम क्लास की पनडुब्बियां विकसित की है, सॉरी डेस्ट्रॉयर विकसित किए हैं और विशाखापट्टनम क्लास में 3 आते हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस इंफाल, और चौथा हो गया आप सूरत, यानी टोटल कितने हैं, 4 हैं। ये सभी जो है कमीशन है। कमीशन का मतलब ये इंडियन नेवी के लिए सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 7500 टन
के आसपास इनका वजन है। अब कंपेयर आप कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 40,000 टन था, इनका कितना है 7,500 टन, तो उनकी तुलना में क्या है, छोटे हैं, इन पर हवाई पट्टी नहीं होती, लेकिन इन पर मिसाइलें, तोप वगैरह ये सब जो है, और भारी मात्रा में सैनिक रसद सामग्री सब कुछ इन पर होता है, तो ये भी लंबे समय तक दुश्मन पर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। भारत में इस पर बराक 1 मिसाइल जो है वो तैनात किए हैं सभी पर। बराक 1 मिसाइल के बारे में कल के सेशन में मैं आपको बता चुका हूं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में। बराक 1 मिसाइल जो है भारत की, ये इजराइल और भारत के सहयोग से बनी है, सरफेस टू एयर ये मारक क्षमता वाली है, ठीक है। इसके अलावा इस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने तैनात की है। क्या तैनात की है? ब्रह्मोस मिसाइल। फिर आ जाइए कोलकाता क्लास। कोलकाता क्लास 15A के तहत डेवलप हुआ, और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सभी का निर्माण डीआरडीओ के निर्देशन में हुआ है, लेकिन किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड, ये मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, इसमें हुआ है। कोलकाता क्लास में आते हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई, इन पर भी बराक 1 मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं आप एसआरजीएम गन है, ठीक है। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो क्या होते हैं? टॉर्पीडो देखिए एक एक्सप्लोजिव बोट होती है, एक नाव की तरह होती है, और जब दुश्मन पर हमें, दुश्मन के जहाजों को हमें नष्ट करना हो तो टॉर्पीडो को समुद्र में उतार दिया जाता है, और ये एक आत्मघाती, जैसे कह सकते हैं कि सुसाइडल बॉम्ब जो होता है ना, उसकी तरह होती है। ये टॉर्पीडो समुद्र में सतह के नीचे चलती है, और सतह के नीचे जाकर दुश्मन के जहाज से टकरा जाती है, और उसमें विस्फोट होता है, दुश्मन का जहाज जो है नष्ट हो जाता है। तो ये टॉर्पीडो वगैरह सब कुछ इन पर क्या है? तैनात है। चलिए, फिर दिल्ली क्लास। दिल्ली क्लास सबसे पहले इसमें डेवलप हुआ था प्रोजेक्ट 15 के तहत। इसमें 3 थे, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई। फिर आ जाइए आप फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर के बाद जो वॉरशिप होते हैं, युद्धपोत होते हैं समुद्र में, वो होते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स एक मीडियम साइज का युद्धपोत होता है, ये और ज्यादा तेज स्पीड से चल सकता है और आसानी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसका कारण है क्योंकि इसका आकार और वजन क्या है? तुलनात्मक रूप से छोटा है। भारत में हाल ही में जो डेवलप हुआ है वो है नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास जो है 15 जनवरी 2025 को इसमें कमीशन किया गया आईएनएस नीलगिरी को, यानी इंडियन नेवी के लिए से समर्पित कर दिया गया। शिवालिक वर्ग पहले से डेवलप है भारत में, इसमें बराक मिसाइल भी इस पर तैनात की गई है, और स्टील 1 मध्यम दूरी की मिसाइलें इस पर तैनात थी, और ये 3 है इसमें, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सह्याद्री, यानी भारत के पर्वतों के नाम पर हमने इनका नामकरण किया है। फिर आ जाइए तलवार वर्ग। तलवार क्लास में बहुत सारे हैं, आईएनएस तलवार, त्रिशूल, तवर, टेक, आईएनएस तर्कस, त्रिकंद और तुसिल, ये सब भी भारत की जो नेवी है उसके पास में मौजूद है। ब्रह्मपुत्र क्लास में हमने नदियों के नाम पर रखा है, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस बेतवा, ब्यास, ये सभी जो है आपके क्या है? फ्रिगेट्स हैं जो हमारी इंडियन नेवी के पास में मौजूद हैं, ये सब कमीशन है। अब आ जाइए कॉर्वेट्स, ठीक है। फ्रिगेट्स के बारे में हम बात करते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स की देखिए अगर बात की जाए, कॉर्वेट्स जो है, तो कॉर्वेट्स इन सबकी तुलना में सबसे छोटे क्या होते हैं? युद्धपोत होते हैं, सबसे छोटे युद्धपोत होते हैं। इन युद्धपोतों का आकार सबसे छोटा होता है, और इसीलिए ये एक नाव की तरह होते हैं। भारत में इनकी बहुत सारी क्लासेज हैं। कोरा क्लास जिसमें बहुत सारे हैं, कोरा, किर्च, कुलिस, कार्मुक, ये लेटेस्ट वर्जन था, और खुकरी क्लास ये भी अभी बना है, खुकरी है, कुठार है, कृपाण है, खंजर है, ठीक है। वीर क्लास, अभय क्लास और कामोर्ता क्लास, ये सभी कॉर्वेट्स जो हैं ये छोटे आकार के हैं और आसानी से युद्ध स्थल पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। इनकी संख्या भारत में 19 है, पाकिस्तान के पास में 2 है। फिर आ जाइए पेट्रोल वेसल्स। पेट्रोल वेसल्स गश्ती युद्धपोत होते हैं, यानी ये समुद्र में गश्त करते हैं, निगरानी के काम करते हैं। इनको अपतटीय गश्ती जहाज भी कहते हैं, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स कहते हैं, और किसी भी प्रकार के अवैध घुसपैठ को भारतीय समुद्री सीमा में ये रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इनकी भी भारत के पास में एक लंबी लिस्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे, आईएनएस सरयू, सुनैना, सुमेधा और सुमित्रा, ये सभी कमीशन हो चुके हैं 2012, 13, 14 में, और इंडियन नेवी के पास में ये सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें कि इंडियन नेवी जो है, इसके अलावा बहुत सारी संख्या में टॉर्पीडो, जैसे यानी जो मैंने अभी बताया था आपको, एक एक्सप्लोजिव बोट की तरह काम करती है, वो सभी है।
एडवांस रडार सिस्टम वगैरह सब कुछ भारतीय सेना के पास में, भारतीय नौसेना के पास में मौजूद है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ कहां है और पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी स्ट्रेंथ कहां है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान समुद्र में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, हम उससे हजारों गुना ताकतवर हैं। ठीक है, और यहां पर एक और चीज बता दें आपको कि अगर मान लीजिए इसमें चाइना पाकिस्तान का साथ देता है तो चाइना के पास भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और चाइना कभी भी साथ इसलिए नहीं दे पाएगा खुलकर क्योंकि पीछे उसको पता है भारत का साथ देने के लिए रूस खड़ा है। हालांकि इन सब की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है कि भारत का मुकाबला नहीं होगा। अभी जो ताजा न्यूज चल रही है पहलगाम अटैक पर, उसमें आपने देखा होगा जो वहां के जो आर्मी चीफ थे मुनीर जो है, अब उनका एक भी वक्तव्य सामने नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा, वो लग रहा है बिल्कुल गायब हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है, घबराए हुए हैं कि भारत कब आक्रमण करेगा। और देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह पर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। बीच बीच में पाकिस्तान को ये समझाया जा रहा है कि भाई अब मौत कितनी नजदीक है। युद्ध देखिए हमेशा ही युद्ध जब भी इस दुनिया में कहीं भी हुए हैं वो विनाश ही लेकर आते हैं, लेकिन युद्ध को भारत ने नहीं चुना है, पाकिस्तान ने चुना है और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के सेशन में, नई सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें।